स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान 29 मार्च का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सॉल्यूशन करने से पहले एक बार आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन होगा वो एकदम ऑथेंटिक होगा। आपको जो भी आंसर दिए जाएंगे एकदम एक्यूरेट दिए जाएंगे, एनालिसिस करके दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बस हवा में ही जवाब दे दो। तो आप इन सॉल्यूशन की प्रामाणिकता को भी परख सकते हैं। तो माध्यमिक परीक्षा 2023 विषय विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80। और ये निर्देश तो आपने पढ़ लिए होंगे पेपर करने से पहले। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन है। पादप में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? तीनों ही हार्मोन है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। इंसुलिन हार्मोन ये मनुष्य में पाया जाता है। तो वृद्धि को कौन घटाता है? एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि को कम कर देता है पादपों की। अगर पादपों की वृद्धि कम नहीं होती तो ये कितने लंबे हो जाते हैं आज तक, सोचा आपने? फिर मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है? एक्चुअल में काम होता है पश्च मस्तिष्क का, और पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कहलाता है अनुमस्तिष्क। फिर है तीसरा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? तो बाह्य लक्षण को दिखाने के लिए जो एक प्रभावी लक्षण होता है वो एक काफ़ी होता है। तो कैपिटल आर का मतलब क्या होगा? राउंड गोल। और कैपिटल वाई का मतलब येलो पीला। तो दोनों में समान ही रहेगा, गोल और पीला। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, बाकी पेट्रोल, कोयला, लकड़ी ये क्या है? अनवीकरणीय है। इनको दोबारा प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा वर्ष लगते हैं। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है खाड़ीन, से खादीन कहते हैं हम। दिए गए चित्र में कोण एक्स का मान क्या होगा? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। और ये क्या कहता है? अपने परावर्तन का सेकंड नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो एक्स बराबर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और सही ऑप्शन कौन सा है अपने? द 30 डिग्री। फिर है सातवां, पारितारिका की पेशियाँ नियंत्रित करती है, पुतली का आकार या साइज नियंत्रित करती है। KWH किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? अगर सिर्फ KW होता, किलोवाट होता तो वो शक्ति का मात्रक हो जाता, लेकिन यहाँ पे H भी लगाया हुआ है तो ये किसका होगा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा। इसको यूनिट भी कहते हैं हम KWH को, किलोवाट घंटा को। ओम के नियम से दिए गए संबंधित विद्युत परिपथ में वाई को पहचानिए। तो ये बैटरी होगी अपनी, और ये श्रेणी क्रम में लगा है बैटरी के, तो ये एमीटर है वाई वाला। और ये क्या है? वोल्ट मीटर है। हमें वाई वाला बताना है तो एमीटर सही होगा। फिर वातावरण में चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना ये। फिर 11वां, एल्यूमिनियम फेरस और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। तो एल्यूमिनियम फेरस और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? ए, फेरस जिंक एल्यूमिनियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील एल्यूमिनियम, फिर उससे कम जिंक और फिर उससे कम फेरस लोहा आयरन। फिर है 12वां, ये थोड़ा सा टफ लगा होगा बच्चों को क्योंकि ये एस्टरीकरण अभिक्रिया का उदाहरण था कि CH3COOH प्लस CH3CH2OH अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो A प्लस H2O बनता है। तो पहले आप H2O को निकालना सीखो। तो H2O के लिए हम क्या करेंगे? एक तो OH निकाल दिया और एक यहाँ से H निकाल दिया, क्योंकि ये अम्ल है, ये H प्लस आयन देगा। तो OH यहाँ से हटा दो तो बच गया क्या? CH3COO, फिर O, फिर CH2 CH3, और ये ऑप्शन नंबर द के अंदर है, तो द इसका सही होगा। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे का लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार ये एमिलेस कहते हैं। तो ये पहले में क्या आएगा? एमिलेस। दूसरा, कायिक प्रवर्धन का लाभ ये है कि इससे उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, समान। फिर पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय।
फिर चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आपको पता है ये एन और एन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण। फिर सिरका में उपस्थित अम्ल का नाम, ये तो आपके ऑप्शन नंबर 12 जो था एसिटिक अम्ल, वही है सिरका में उपस्थित अम्ल, एसिटिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या 8 है। अति लघुरात्मक प्रश्न, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है, पुनर्भरण की क्रियाविधि, पुनर्भरण। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम, प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली हानि, जीवाश्म ईंधनों की वजह से वायुमंडल में प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण। पारितंत्र के अजैव घटक का कोई भी एक उदाहरण। अजैव घटक के अंदर जो मिट्टी है, ये चट्टानें हैं, पहाड़ है, पत्थर है, ये सारे अजैव घटक के अंदर आते हैं। फिर दो भौतिक राशियां P बराबर 5 ओम, मतलब ये क्या है, अपना एक प्रतिरोध है। Q बराबर 8 × 10⁻⁴ ओम मीटर, और ये क्या है, प्रतिरोधकता है। इनकी लंबाई आदि कर दें तो P और Q के मान क्या होंगे। इसके लिए आपको सूत्र याद रखना था कि R बराबर क्या होता है, ρL/A, जहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, प्रतिरोधकता है, L लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो जब सबसे पहले हम P की बात करते हैं, तो जब हम लंबाई को आधी कर देंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। तो P डैश का मान क्या आएगा, 5/2 यानी 2.5 ओम। और अब हम इधर ले आते हैं प्रतिरोधकता, तो रो बराबर क्या होता है, RA/L। और जब हम यहाँ पर लंबाई को आधी कर देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रतिरोधकता मान क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो Q डैश बराबर क्या आ जाएगा, 16 × 10⁻⁴ ओम मीटर। फिर छठा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, अगर वो एक दूसरे को काटेगी तो इस काटने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 रेखाएं हो जाएगी। एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 रेखा होना ये संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो पहले आपको एक परिनालिका बनानी थी और बाद में इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र जो था वो बताना था, जैसे चुंबक के अंदर होता है, बिल्कुल वैसे ही था ये। तो फिर है उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप सबको पता है, अम्ल व क्षार की जो अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लवण व जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी एक अम्ल ले लीजिए, कोई भी एक क्षार ले लीजिए, जैसे HCl + NaOH, तो बनेगा क्या, NaCl + H2O। और इसमें आपको इनकी भौतिक अवस्थाएं भी बतानी है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है। फिर है 9th नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है। जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी, उसके अनुसार जो तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म होते हैं ना, वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, यही आधुनिक आवर्त नियम है। फिर 10वां, CuO + H2, तापन Cu + H2O, इसमें अपचयित होने वाले अभिकारक, यानी ऐसा अभिकारक जिसका अपचयन हुआ है। और अपचयन कब होता है, जब या तो हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन घटे। तो पहले कॉपर ऑक्साइड था CuO, अब ये सीधा Cu हो गया, इससे ऑक्सीजन हट गई, तो कॉपर का क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। तो अभिकारक का नाम क्या बताना पड़ेगा हमें, CuO, इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। फिर 11वां, आयोडीन, हीरा और सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ, ये तो आपको पता ही है, हीरा। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, 12वां क्या है, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो पहले मीथेन का सूत्र बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 कार्बन और इसके चारों ओर 4 हाइड्रोजन, क्योंकि मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। अब इसमें जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं उनको तो आप क्रॉस से दर्शाएंगे, क्योंकि कार्बन से SiO2 बंध बनाता है। और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप डॉट से दर्शाएंगे, पॉइंट से दर्शाएंगे।
और ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 पूरे और यहाँ पे भी 2 पूरे। फिर कार्बन के अंदर ये 8 इलेक्ट्रॉन सम्मिलित करने थे, तो ये क्या हो जाएगी अपने मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर खंड ब में जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो जीवों के अनुरक्षण का काम करे उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जो इसमें पाचन श्वसन सारे ही आ जाते हैं, उदाहरण भी दे सकते थे आप। फिर 5वां एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए और इसके 2 उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प क्या होता है? ऐसा पुष्प जिसमें या तो एक हो स्त्री कैंसर या हो पुकेसर, दोनों में से कोई एक हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। और इसके आप उदाहरण दे सकते थे, पपीता है, तरबूज है। ये 6वां वर्तिका अग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको पुष्प का जो चित्र था उसका बीच वाला पार्ट बनाना था बस। जैसे एक पुकेसर हो गया, एक स्त्री केसर हो गया, और जो परागकण है वो परागकोश के अंदर कैसे जाते हैं वो सारी प्रक्रिया बतानी थी। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय प्रवाह होता है। इसमें फर्स्ट पीढ़ी से या फर्स्ट उपभोक्ता सत्र से दूसरे उपभोक्ता सत्र में ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा ही क्या होता है? ट्रांसफर होता है, और ये आपको बताना था। फिर 8 नंबर लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। आवर्धन m क्या होता है? h/h, और h' क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है? बिंब की ऊंचाई। आवर्धन क्या बताता है आपको? आवर्धन एक तो ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो बिंब का कितना गुना होगा, और आवर्धन के अंदर प्लस माइनस के जो चिन्ह होते हैं वो बताते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अगर प्लस है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और माइनस है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। 8 का दूसरा, वाहनों के पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में गोलीय दर्पण कौन सा होता है? वाहनों के पश्च दृश्य में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसमें दूसरे में क्या है? उत्तल। फिर है 9वें का पहला, विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए। विद्युत विभवांतर, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर एकांक धनावेश को आप ले जाते हैं तो इसके दौरान किया गया जो कार्य है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है, और इसकी मात्रक है वोल्ट। फिर है जूल का तापन नियम, इसके ऊपर आधारित किन्हीं 2 युक्ति। अच्छा, सिर्फ युक्तियाँ बतानी, जूल का तापन नियम नहीं बताना। तो इसमें आप विद्युत इस्त्री जो है वो जूल के तापन के नियम पर आधारित है, विद्युत हीटर जो है वो जूल के तापन नियम के ऊपर आधारित है। फिर 10वां, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो श्रेणी क्रम में पहले आपको 3 प्रतिरोधक लिखने थे, और इनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2, R3 मान लेने थे, और बाद में इनको एक बैटरी से जोड़ना था, और यहाँ पे अपनी कुंजी होगी। इसके श्रेणी क्रम में एमीटर लगा देते, इन सब के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाना था, और बाद में एक नियम याद रखना था कि श्रेणी क्रम के अंदर सभी प्रतिरोधकों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो समान होती है I, और इनके ऊपर जो वोल्टेज होती है इनके सिरों पर वो अलग अलग होती है। कुल वोल्टेज V क्या हो जाएगी? V1 + V2 + V3 के बराबर। फिर ओम का नियम लगाएंगे सबके ऊपर, तो I1R1 + I2R2 + I3R3, और इधर क्या हो जाएगा? V बराबर IR। और यहाँ पे आपको पता ही है कि I1 I2 I3 है वो I के बराबर होती है, तो फाइनली क्या आ जाएगा? R बराबर R1 + R2 + R3, R इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 + R2 + R3। ये श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध आता है, 3 अगर प्रतिरोधक समान श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो। फिर 11वां, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि समांतर क्रम के कई फायदे हैं। पहला फायदा सीधा सा, प्रतिरोध कम होता है। दूसरा फायदा, विद्युत धारा ज़्यादा होती है, जिस युक्ति को जितनी चाहिए उतनी ले सकती है। और तीसरा फायदा क्या है कि अगर कोई एक बीच का उपकरण खराब हो जाता है तो आगे वाले उपकरण बाधित नहीं होते, वो सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। 12वें का पहला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं जिसकी एक अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हो, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा क्या बताएगा? उस चालक पर लगने वाले बल को बताता है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन काम करती है? अपना विद्युत जनित्र काम करता है। इसके अनुसार अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर हम किसी चालक को घुमाते हैं या घूर्णन करवाते हैं तो उस चालक के अंदर एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। फिर है 13 नंबर, भर्जन और निस्तापन को परिभाषित है। तो भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को ही भर्जन कहते हैं। निस्तापन, कार्बोनेट जल योजित ऑक्साइड अयस्कों को सीमित वायु में गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। और इनके आप उदाहरण भी देने थे।
फिर है 14th नंबर, निम्नलिखित अभिक्रमों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं की संतुलित समीकरण लिखिए। पहली Na सोडियम के साथ और दूसरी 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ। तो हम पहली देखते हैं, एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, या हम सीधा लिख सकते हैं C2H5OH, ये है मेथेनॉल। इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको किसके साथ, सोडियम के साथ, Na के साथ। तो बनेगा क्या, C2H5O- Na+ और साथ में H2 गैस। संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखनी है आपको। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन 2 हो रही है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे सोडियम के ऊपर भी 2 आ जाएगा। मतलब इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले रहेगी। और इसका नाम क्या है, सोडियम एथोक्साइड है, C2H5ONa इसका है नाम, सोडियम एथोक्साइड इसका निर्माण होता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी हुई होगी। फिर है दूसरा 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं C2H5OH, 443 केल्विन तापमान, और यहाँ पे लिखते हैं सांद्र H2SO4। तो क्या बनेगा, तो इसका हो जाता है निर्जलीकरण और इससे बनेगी फिर एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस H2O, क्योंकि जल इसमें निकाल देंगे, और निर्जलीकरण होकर क्या बना लेगा, एथीन बना लेगा। और ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण भी है। फिर नेक्स्ट, साबुन की मिशेल संरचना को समझाइए। साबुन की मिशेल, तो साबुन की मिशेल संरचना आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। तो इसमें क्या होता है, ऐसी जो संरचना थी, ये बीच में से खाली जगह छोड़ी जाती थी और सोडियम प्लस आयन यहाँ पे होते हैं। इसे हम बाहर वाले को जल रागी शिरा बोलते हैं और अंदर वाले हाइड्रोकार्बन को जल विरागी शिरा बोलते हैं। इनकी विशेष प्रणाली होती है और इनके दोनों के अलग अलग गुणधर्म होते हैं। जल में जो विलय होता है शिरा, उसको जल रागी बोलते हैं, और जो अविलय होता है उसे जल विरागी बोलते हैं, जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक शिरा जल के अंदर हो, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो जल के बाहर हो। और इसी संरचना को ही हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेल या मेल मिशेल के केंद्र में इकट्ठे हो जाते हैं। मिशेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं और आयन आयन विकर्षण के कारण वो अक्षवित नहीं होते। और इस प्रकार मिशेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। फिर दूसरा है 16वां, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड ने क्या किया था, 8 तत्वों का समूह बनाया था और इसके अंदर जो हर 8 तत्व है वो पहले तत्व के गुणधर्म से समानता रखता था। तो संगीत के सातों स्वर के नाम पर भी इसने दिया था सा रे गा मा पा धा नी सा। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 17वां, अंडाशय से स्रावित हार्मोन और 2 काम। अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। इनका काम क्या है, पहला तो ये है कि मादा जो या नारीत्व हार्मोन भी कहते हैं इनको, ये महिला के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, जैसे आवाज़ पतली होना, और जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है बाकी सारे आ जाते हैं। समझात और समरूपंग, समझात अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो, संरचना समान हो, लेकिन काम अलग अलग हो। समरूप वे अंग जिनकी उत्पत्ति अलग अलग हो लेकिन काम समान हो। इनके उदाहरण भी देने थे आपको। फिर है 19 नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। और ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश है वायुमंडल की कई परतों से गुजरता है, जिसमें इसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसे बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन भी होता है। खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसलिए ये दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है, धुएं में कोहरे में देखा जा सकता है। फिर है संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाए। वियोजन अभिक्रिया एक अकेला अभिकर्मक टूटकर 2 उत्पाद बनाए। इसके उदाहरण भी आप दे सकते हो आसानी से, बहुत ही सिंपल था ये तो।
फिर है वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु मार्ग को समझाइए। सबसे पहले नासाद्वार से, मुंह से, फिर श्वास नली से होते हुए अपने फेफड़ों के अंदर वो वायु मार्ग होता है पूरा, फिर कुपिकाओं में, और श्वसन तंत्र का चित्र बनाना था। इसके अथवा हमें पाचन से संबंधित, पाचन क्या होता है, जो पाचन की समीकरण है हमारे पास C6H12O6 6CO2 इक्वल्स टू 6O2 इक्वल्स टू 6CO2 प्लस 6H2O। फिर भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस क्या भूमिका निभाता है, जो HCl अम्ल होता है वो क्या भूमिका निभाता है, और संरचना भी बनानी थी। फिर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने का चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस पर स्थित हो। तो ये अवतल दर्पण है और इसके फोकस पर कोई स्थित है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 14 सेमी है, तो फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी, F बराबर 7 सेमी आ जाएगा। ये तो वेरी सिंपल। जिसके अथवा में है कि एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने का चित्र बताइए जबकि बिंब F1 और 2F1 के बीच हो। तो हम क्या करेंगे, पहले उत्तल लेंस बना लेंगे। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1, और यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2। जब कोई वस्तु यहाँ स्थित हो तो पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या है, मुख्य पक्ष से गुजरेगी, फिर एक प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं। तो कहाँ बनती है वो, जब F1 और F2 के बीच हो, 2F2 से परे बनती, और वो वस्तु का जो आकार है वो बिंब के आकार से बड़ा होता, उल्टा होता, वास्तविक होता। फिर यदि एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जो लेंस की क्षमता है P बराबर क्या होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है 1/f। अब अपने को क्षमता दी है और फोकस दूरी निकालनी है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करके लिख देंगे, F बराबर 1/P। तो 1/2.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 25, तो 10/25। 5 का भाग दो, 5 दूआ 10, 5 5 25, 2 में 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, यानी 0.4। और 0.4 किस में आएगी, F फोकस दूरी मीटर में आएगी, 0.4 मीटर, और वो भी किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, यानी 40 सेमी। और लेंस भी बता सकते हो आप कौन सा होगा, लेंस किस टाइप का हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। गंधीय सूचक का कोई भी एक उदाहरण। गंधीय सूचक के अंदर आपको जो लौंग का तेल है, प्याज है, ये आते हैं। और चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने में श्वेत अक्षय बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो अभिक्रिया बतानी थी। और जो एक कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद अगर उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे तो विलयशील बन जाता है। इसके अथवा में क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक 1 बनता है, यानी NaCl बनता है। और NaCl की अभिक्रिया जब आप इसे साधारण नमक भी कहते हैं, इसके जलीय विलयन में यानी H2O के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हो तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया वाला है। इसके अंदर एक तो NaOH बनेगा, H2 गैस बनेगी और Cl2 गैस बनेगी। ये दोनों समीकरण बतानी थी। बहुत ही सिंपल था, आप 80 में से 80 आराम से स्कोर कर सकते थे। आपके कितने बन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, सभी को, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।